हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम नियम से थोड़ा आगे और हम लोग वहां देखेंगे कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, सदिश निरूपण क्यों करते हैं पहले वो बात सुन लीजिए। सदिश आपको पता है कूलाम नियम से कूलाम बल निकला था और बल एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि है इसलिए हम लोग इसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सदिश की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लिखा ए वेक्टर और मैंने लिखा इस ए वेक्टर की वैल्यू है 5i कैप, तो आपको पता लग गया होगा कि ए का जो अक्ष दिशा में मान है वो कितना है, 5 है। कैसे पता लगा? आई कैप की वजह से। ठीक है, मैं लिखूं यहां पे +3j कैप, तो आप लोग बोलेंगे सर वाई दिशा में 3 मान है, कैसे? सर जे कैप के कारण। तो यहां पर ये आई कैप जे कैप ये कौन है? ये एकांश दिश है जो दिशा को इंगित करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे एकांश दिश दिखाने होंगे। ओके, तो चलो हम लोग सोल्व करते हैं। क्या कूलाम बल जो होगा वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कूलाम बल दो आवेशों के मध्य लगता है। ये आवेश रहा, एक आवेश ये रहा। मैं मानता हूं ये Q1 है, ये Q2 आवेश है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? r है। तो आपको पता है कूलाम बल का जो मान होता है F बराबर आता है कितना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये कूलाम बल का मान आ गया था, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अगर निर्वात की बात हो तो यहाँ पे 1/4πε नोट कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि हम लोग किसी भी सदिश राशि को दिखाने के लिए उसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं और परिमाण के साथ में दिशा लगाते हैं। दिशा कौन होता है? एकांश दिश। जैसे अक्ष दिशा में आई कैप, वाई दिशा में जे कैप, जेड दिशा में के कैप। लेकिन हमें यहाँ पे दिशा का पता नहीं है, अक्ष दिशा में है, वाई दिशा में, जेड दिशा में है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एफ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे और ये जो परिमाण है इस परिमाण के साथ में क्या लगा देंगे? दिशा लगा देंगे। और दिशा कौन होता है? एकांश दिश। और आप जानते हैं एकांश दिश हम लोग किसको दिखाते हैं? आर कैप को। हमने 11th क्लास में एकांश दिश के बारे में पढ़ा था और एकांश दिश किसको दिखाता है? दिशा को निरूपित करता है। और आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा एकांश दिश का जो मान होता है वो होता है आर सदिश इक्वल टू आर सदिश का वेक्टर बटा आर सदिश का मोड। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, इसको आप लोग आर सदिश का मोड भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर सदिश बटा केवल आर। आर के ऊपर वेक्टर मत लगाओ, वो मतलब उसका परिमाण ही होता है, जैसे ये वाला परिमाण। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कूलाम नियम सदिश रूप दिखाने के लिए क्या करेंगे? एफ के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, कूलाम बल का जो परिमाण है वो लिखेंगे और साथ में क्या लगा देंगे? एकांश दिश लगा देंगे। तो वो कौन सा रूप हो जाएगा? उसका सदिश रूप हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? या एक चीज और देखिए, या एफ वेक्टर इक्वल्स टू, अभी हमने कहा कि आर कैप का मान कितना होता है? ये आर कैप आर सदिश बटा आर सदिश का मोड या आर का परिमाण। तो अगर ये मान यहां पे रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई अब इस आर कैप का मान रखो यहां से, तो आर कैप का मान रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर सदिश डिवाइडेड बाई आर। ये आर आएगा, यहां पे r² है, आर और आएगा तो कितना हो जाएगा? r³। तो ये भी इसका सदिश रूप होता है। तो याद रखें, अगर आपको कोई सदिश रूप के लिए डायरेक्ट एक नंबर में ये पूछे तो आप सदिश रूप क्या लिखेंगे? या तो ये लिखेंगे या ये लिख के आएंगे। क्या? K Q1 Q2 अपॉन r³ और r वेक्टर, या K Q1 Q2 अपॉन r² और साथ में क्या? r कैप। इन दोनों में से कोई भी आप सदिश रूप को लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब ये सदिश रूप तो हमें पता लग गया कि हम लोग इस प्रकार सदिश रूप लिखते हैं, बट इसका डेरिवेशन जो है वो किस प्रकार से करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो देखते हैं। आपको पता है, हमें क्या पता है कि ये अगर धनावेश होता, ये अगर धनावेश होता तो दोनों के मध्य कौन सा बल लगता? प्रतिकर्षण बल लगता। अगर ऋणावेश होता तब भी कौन सा लगता? प्रतिकर्षण। और अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश तो लगता आकर्षण। क्या जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली दिशा के अनुदिश ही है? दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, या तो इस तरफ है या इस तरफ है। यस और नो? ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर सपोज दैट दोनों पॉजिटिव है तो ये इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा और ये इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा। क्या एक अकेला लगाएंगे? दोनों लगाएंगे? दोनों लगाएंगे। ये भी तो है और ये भी है, तो ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। तो फिजिक्स में इसको एक अलग फिनोमिना से दिखा रखा है। क्या?
कि अगर इसके कारण इस पे बल लगे, किसके कारण, दो आवेश के कारण एक पर बल लगे, उसको हम लोग दिखाते हैं इस दिशा से ऐसे F12। इसका मतलब होगा Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल क्या होगा, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, और इस पर इस कारण लगने वाला बल होगा इस डायरेक्शन में, और उसको हम लोग क्या दिखाएंगे F21 वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, आवेश 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। अगर 1 2 हो तो 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, और 2 1 हो तो 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। बात समझ में आ गई, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा चलो आगे लिखते हैं, इसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वही K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई यहां दूरी का स्क्वायर, और दूरी कौन सी, इन दोनों के बीच की दूरी। अगर हम लोगों को सदिश रूप दिखाना है तो दूरी भी सदिश रूप में लेनी पड़ेगी। अगर इस दिशा में लेनी है तो दिशा इस तरफ 1 2, और अगर उस दिशा में लेनी है तो क्या लेंगे, दिशा R21। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मुझे तो पहले F12 लेना है इस डायरेक्शन में, तो आप दूरी मान के देंगे R12 का स्क्वायर, और एकांश दिश कौन सा, R12 का केप। सिमिलरली बता दीजिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, F21 इस डायरेक्शन में लगने वाला बल, बताओ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर। दूरी ये दिशा की है, ये दिशा की, ये दिशा की, ये दिशा की दूरी कौन सी होगी, R21। जैसा हम लोगों ने ये लिखा ना इसके अकॉर्डिंग था, तो बताओ क्या, R21 का स्क्वायर और परिमाण दिशा R21 का केप। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग कूलाम नियम का सदिश निरूपण करने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं डेरिवेशन को। ये तो इसकी की पॉइंट थी जो हम लोगों को काम में आने वाली है। बेसिकली तुम लोगों को बता रहा था कि हम लोग इस प्रकार से करने वाले हैं। चलो सोल्व करते हैं इसको। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे से करते चलो सब अच्छा होगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग एक कूलाम नियम के सदिश निरूपण के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। आप सबको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है, एक निर्देश तंत्र लेना है, क्योंकि सदिश रूप दिखाना है ना, ओके। ये निर्देश तंत्र का मूल बिंदु, ये अक्ष डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, इधर जेड डायरेक्शन। अच्छा अब हमें दो आवेश लेने हैं। कितने आवेश लेने हैं, दो आवेश। मैं मानता हूं ये Q1 आवेश है और ये कौन सा आवेश है, Q2 आवेश है, ठीक है, जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश है और इसका R2 सदिश है। लैंग्वेज आराम से सुनेंगे। निर्देश तंत्र में कितने आवेश हैं, दो, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश Q1 का R1 सदिश और Q2 का R2 सदिश है। अच्छा अभी हम लोगों ने देखा था कि कूलाम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों के बीच की दूरी हमें ये चाहिए। सदिश निरूपण लिख रहे हैं तो दूरी भी सदिश में चाहिए। सदिश मतलब दिशा के साथ, तो दूरी ये जो बीच की दूरी है हमें दिशा के साथ चाहिए। दिशा मतलब या तो इस दिशा में या इस दिशा में। तो चलो कोई भी ले लीजिए आप लोग। एक बार हम लोग दूरी लिख लेते हैं नॉर्मली ऐसे ही, ठीक है। अगर दिशा ये काम में लेंगे तो इधर वाली दिशा, और अगर दिशा ये काम में लेंगे तो इस डायरेक्शन की। कैसे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को क्या बताया था कि हमें जो कूलाम बल लगेगा वो देखो हम लोग कुछ लिख लेते हैं, साथ साथ चलते चलेंगे। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या, माना मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः, बोलो कौन कौन है, R1 सदिश व R2 सदिश है, ठीक है। ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। कौन कौन सा, Q1 के सापेक्ष तो है R1 और Q2 के सापेक्ष कौन है, R2 सदिश है। अच्छा ठीक, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, बल चाहिए। और कूलाम बल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, F बराबर क्या आता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एकांक सदिश,
ठीक है, लेकिन हमें तो क्या देखना है, एक दूसरे पर लगने वाला बल देखना है। तो Q2 के कारण इस पर जो लगने वाला बल होता है, मैंने अभी तुम लोगों को सिखाया था कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F12 वेक्टर। क्या बोलेंगे, F12 वेक्टर। क्या होगा इसको, 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। सिमिलरली ये इस पर लगाएगा इस तरफ, इसको आप क्या बोलेंगे, F21 वेक्टर। और क्या बोलेंगे आप इसको, आवेश 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अच्छा तो हम लोग लिख लेते हैं Q1 Q1 के कारण, सॉरी Q2 के कारण लिख लो, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, किस पर लगने वाला बल, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F21 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी F12 बोलते हैं। 12 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। ठीक है, बराबर मान लिखो इसका, बताओ क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर। और दूरी कौन सी, 1 2 डायरेक्शन वाली, 1 2 डायरेक्शन वाली, तो दूरी 1 2 का स्क्वायर और एकांश दिश भी 1 2 वाला, 1 2 का केप। समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, ये तो कौन है इसका परिमाण और ये कौन है इसकी दिशा। अच्छा, एक छोटी सी बात और, यहां 1 2 को देखना एक बार आप। 1 2 इस दिशा में R12, ये कौन है, R12, 1 पर 2 के कारण इस तरफ, और R21 क्या होगा इस तरफ, ये दूरी कौन सी होगी, R21 इस तरफ नीचे की तरफ होगी। अच्छा, तो दूरी हमें दोनों चाहिए, 1 2 भी चाहिए और 21 भी चाहिए। अब इसके भी हमें मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी बात देखिए आप। चूंकि पहले आप देखो R12 केप, R12 केप आपको पता है ये कौन है, परिमाण है। और परिमाण को आप क्या लिखते हैं, सॉरी ये कौन है, एकांश दिश है। एकांश दिश को आप क्या लिखते हैं, R12 का वेक्टर और R12 है ये, R12 का वेक्टर और R12 वेक्टर का मापांक। अभी मैंने बताया था ना, आर केप का मान किसके बराबर, R सदिश बटा R सदिश का मोड होता है। तो R12 क्या होगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से R21 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। एवं देखिए आप, मेरे को इसका मान और पता लगाना है R12 का। आप देखो R12 दूरी कौन सी, ये वाली R12 दूरी, ये वाली डायरेक्शन में। तो आप लोगों को पता होगा, आपने त्रिभुज योग नियम पढ़ा होगा। त्रिभुज योग नियम क्या कहता है, 2 क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के विपरीत क्रम के बराबर होता है। यस और नो, तो 2 भुजाएं क्रमागत कौन कौन सी हैं, ये और ये, इसका योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये मतलब कौन, R2, इधर मतलब कौन, R12, और इसका योग किसके बराबर होगा, R1 के बराबर। एवं चित्र से बताओ, क्या चित्र से R2 सदिश प्लस R12 सदिश इक्वल्स टू कौन होगा, R1 सदिश, या R12 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हमें तो R12 का मान चाहिए ना, या R12 बराबर क्या हो जाएगा, R1 सदिश माइनस का R2 सदिश। इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर इसी प्रकार से आपको कौन चाहिए, ये तो 1 2 आया है, R21 चाहिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा, या इसको समीकरण नंबर 1 बना दो आप। एवं अगर मेरे को क्या चाहिए, इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार अगर आपको कौन चाहिए, R21 चाहिए, तो R2 जैसे R12 तो R1 माइनस R2, तो R2 मतलब क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। सेम ऐसा करके देख लेना आप आराम से। ये समीकरण नंबर कौन सा, 2। यहां तक कोई डाउट किसी को, मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होगी। चलते हम लोग आगे। तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई साहब इसका मान और इसका मान कितना होता है। तब
तब पुनः F12 इक्वल्स टू, अब F12 का मान बताओ तो कितना हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, देखो R12, अच्छा इसको एक बार ऐसा रख लो, R12 का स्क्वायर, और R12 कैप को क्या लिखते हैं आप लोग, ये रहा R12 कैप को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो वैल्यू रख दो R12 कैप की, बताओ क्या, R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का मापांक, तो क्या नीचे क्यूब हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, या F12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये क्यूब हो जाएगा इधर, बताओ क्या, R12 का क्यूब और साथ में क्या, R12 वेक्टर, हाँ या ना। और आप जानते हैं R12 का आप क्या लिखते हैं, R1 माइनस R2, तो एक बार और लिख लो इसको या बोलो F12 बराबर, दोबारा से लिख दो, बताओ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, R12 को आप क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, तो लिख दो नीचे क्या, R1 माइनस R2 का क्यूब और साथ में क्या, R2 माइनस R1। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपके पास, 3 बन गया। यहां तक कोई डाउट किसी को, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये लैंग्वेज लिख दी उसके बाद Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, इसके कारण इस पे लगने वाला बल इस दिशा में, हमने क्या नाम दिया उसका, F12, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। अब हमें इसका वैल्यू पता होनी चाहिए, तो देखो R12, पहले हम लोगों ने R12 कैप बताया, R12 कैप है ना, एकांश दिश है, एकांश दिश क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण, तो सदिश बटा उसका परिमाण, और हमें किसका मान चाहिए, R12 का, तो इस चित्र से R12 इस दिशा में है, तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, तो ये दो क्रमागत भुजाएं हैं, इसका योग तीसरी भुजा के बराबर, तो R2 प्लस R12 प्लस बराबर क्या होगा, R1, तो यहाँ से R12 का वैल्यू निकल जाएगी। इसी प्रकार से अगर R21 की वैल्यू निकालनी हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा, कितना, R2 माइनस R1, करके देख लेना आराम से। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो हमने जब R12 की वैल्यू उठा के यहाँ से रखी, कैप की वैल्यू, तो देखो ये वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू हमने कहाँ रखी, इसमें रखी, तो बताओ क्या आ गया, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने ये वाली रखी यहाँ पे, तो R12 का स्क्वायर, और ये अब आप देखो ध्यान से ये नीचे क्यूब हो गया हमें पता है R12 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी, तो हमने ये उठा के रख दिया। ये तो कब किसके कारण लगने वाला बल आ गया, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल। अब इसी प्रकार से किसके कारण, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, वो ऐसा कैसा हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा मान उसका, क्या मैं ये दोबारा से लिखूं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ क्या आएगा, वो हो जाएगा किस कारण किस पे लगने वाला बल 1 के कारण 2 पे लगने वाला बल, तो क्या लिखेंगे इसको, F21 इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, बोलो क्या, R21 है ना, तो 21 का स्क्वायर और R21 का कैप। ये ऐसा कैसा, क्या मैं इसको डायरेक्ट जैसे हमने सोल्व करके लिखा था वैसा डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो लिखेंगे या F21 वेक्टर इक्वल्स टू, जैसे हमने ये लिखा वैसा वैसा लिख दो, जिसका कोई समस्या थोड़ी है, क्योंकि सेम सोल्व हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, देखो ये था R12 और ये है R21, तो ये इसका अपोजिट होगा, बताओ क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, एंड मल्टीप्लाई में देखो क्या, R2 माइनस R1, और यहाँ R2 कैप है ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R, ये क्या हुआ, ये R12 है ना, इसको R1 माइनस R2 लिखो, R1 माइनस R2, थोड़ा ध्यान रखें आप लोग भी, ओके। तो यहां क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1,
ठीक है, कोई समस्या किसी को? समीकरण नंबर 4। अब एक बार आप ना समीकरण 3 और 4 को देखिए ध्यान से। आपको एक चीज दिखेगी, क्या दिखेगी? क्या ये दूरी जो है r12 और r21, इसका मतलब ये है कि r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1, क्या इन दोनों का परिमाण समान है? बिल्कुल सर, परिमाण समान है। मतलब समान कौन कौन सी चीज आई? k q1 q2 समान है। नीचे कौन है? r1 माइनस r2 का क्यूब, और ये परिमाण है, और r2 माइनस r1 का क्यूब, ये भी परिमाण है। तो ये जो वैल्यू है ये तो परिमाण है ना, और परिमाण क्या है? समान है। लेकिन दिशा देखो ध्यान से, यहां दिशा क्या है? r1 माइनस r2, और यहां दिशा क्या है? r2 माइनस r1। दिशा कैसी है आप लोगों को? अपोजिट। ये देखो ना, r1 माइनस r2, और ये क्या है? r2 माइनस r1। दिशा कैसे वो लग रही है आप लोगों को? अपोजिट लग रही है। अरे हाँ ना, तो हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं। क्या? चूंकि r12 का केप एवं r21 केप विपरीत दिशा में है, अतः अगर ये विपरीत दिशा में होंगे तो लगने वाले बल भी कैसे होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। लेकिन इसके परिमाण क्या है? समान है। अतः समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है ये परिमाण में समान है, दिशा में कैसे हैं? विपरीत। तो हम लोग क्या लिख देंगे? परिमाण में समान मतलब क्या? F12 इक्वल्स टू F21। क्या ये बात ठीक है? नहीं, विपरीत दिशा में विपरीत मतलब माइनस का चिन्ह, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे? माइनस का चिन्ह। ये आया आपके पास कौन? कूलाम नियम का सदिश निरूपण। यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को यहाँ तक करके आना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद में हमें क्या करना है? 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, फिर इसको हमें इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, उठा के रख देना है। फिर 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल, वो सोल्व कर लिया। और हम मेरे पास 2 इक्वेशन आई, ये और ये, इन दोनों को हमने देखा, ये परिमाण और ये परिमाण में समान है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ r1 माइनस r2, यहाँ r2 माइनस r1, माइनस का फर्क है, मतलब परिमाण में समान है, दिशा में कैसे हैं? विपरीत है। तो परिमाण में इसने समान कर दिया, दिशा में कैसा कर दिया? हमने विपरीत कर दिया। अब एक बात याद करो आप लोग, ऐसा कौन सा नियम था जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत के लिए लागू होता है? न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा? न्यूटन का तीसरा नियम। आप कहीं पे क्रिया करो, किसी को थप्पड़ मारो, तो उतना का उतना क्रिया आप पे प्रतिक्रिया हो जाती है। याद आया कि नहीं आया? तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। याद आया कि नहीं आया? अच्छा, तो बताओ न्यूटन का जो कूलाम का नियम है वो किसकी अनुपालना करता है? न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। तो इस लाइन को भी लिख लीजिए यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण नंबर कौन सा? 5। तो क्या लिखते हैं? समीकरण 5 से स्पष्ट है, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। ठीक, ये था आपके कूलाम का नियम का सदिश निरूपण। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार यहां तक कीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट्स बनाइए। इस टॉपिक कौन सा? कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लिमिट है कूलाम नियम की, तो इसको कूलाम नियम की सीमाएं भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पहली सीमा कौन सी है? नंबर 1, हम लोगों ने कहा था कि आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर अवस्था में होना चाहिए। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तभी वहां पे कूलाम बल लगता है। अगर आवेश गतिशील अवस्था में हो गया तो वहां पे एक बल और आ जाता है, चुंबकीय बल, जो हम लोग लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? तो पहली बात, दोनों आवेश
दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। ठीक है, ओके। बात नंबर 2, आप लोगों ने देखा कि बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, और आप जानते होंगे प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। और अपनी परास का सबसे प्रबलतम बल होता है नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल जो है उसकी परास 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि से कम दूरी अगर हो तो वहां पे कूलाम बल काम नहीं करेगा, उससे अधिक दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं नाभिकीय परास तक यह नियम लागू नहीं रहता है। और वो जो दूरी है वो कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। दूरी से अधिक दोनों आवेशों के मध्य की दूरी होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी है तो वहां पर न्यूटन का नियम वहां पर कूलाम का नियम आरोपित नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों आवेश कौन सी अवस्था में होना चाहिए? स्थिर अवस्था में। अगर गतिशील अवस्था में तो वहां पे चुंबकीय बल आ जाता है। ठीक है, फिर नाभिकीय परास तक यह नियम लागू नहीं रहता है। नाभिकीय परास से ज्यादा दूरी हो तो ही लागू हो सकता है, क्योंकि प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय बल और नाभिकीय परास कितनी? 10⁻⁻15 मीटर। इससे अधिक दूरी है तभी कूलाम बल अप्लाई हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अगला जो है वो है तीसरा। क्या? मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं, Q1 आवेश और Q2 आवेश। ठीक है, और इन दोनों के मध्य जो कूलाम बल लग रहा है वो मान लीजिए F है। तो अगर इस निकाय में इस जगह पर तीसरा आवेश आ जाए Q3, तब भी इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये रियल लाइफ से अलग है। हो सकता है दो बंदों की लाइफ में तीसरा बंदा आ जाए तो उनकी लाइफ पे प्रभाव पड़ जाए, लेकिन यहां पर आवेशों में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर दो आवेश अकेले हैं, दो आवेश हैं और उनके मध्य बल लग रहा है, तो तीसरा आवेश आने के बाद भी उनके मध्य लगने वाले बल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख लेते हैं इसको भी। क्या? दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल पर अन्य आवेश की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नंबर चौथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको ध्यान से समझ लेंगे, बहुत अच्छा है ये वाला। अगर दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लग रहा है ना, तो उनके मध्य उतना ही लगेगा हमेशा, चाहे तीसरा आवेश आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा जाए, किसी अन्य आवेशों इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, चौथा है जो कूलाम नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करता है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर व्युत्क्रम वर्ग नियम है, तो लिख देंगे कूलाम नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करता है तथा कूलाम बल संरक्षी है।
संरक्षी और असंरक्षी बल आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो ये कूलाम बल कैसा है? संरक्षी बल है। ठीक है, तो ये थे कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। और इससे पहले हमने पढ़ा है कूलाम बल कूलाम नियम और उसका सदिश निरूपण। अच्छे टॉपिक है, अच्छे से पढ़े, एग्जाम में आने के इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो, जो कूलाम नियम का सदिश निरूपण है वो थोड़ा सा सदिश पे बेस्ड है। तो 11th क्लास में अगर आप लोगों ने सदिश नहीं पढ़े हैं तो एक बार सदिश अवश्य पढ़े। ठीक है, उसके बाद में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वैसे हम लोगों ने इसका कंप्लीट डिटेल से स्टडी की है, आप लोगों को इस समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो, साथ ही साथ पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।